गुड इवनिंग मित्रों। उत्साह परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और नदियों, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की जो श्रृंखला हम लोगों ने यूट्यूब चैनल पे चला रखी है, और राजस्थान में जो अपवा प्रणाली है उससे संबंधित जो 3 शाखाएं हैं, बंगाल की खाड़ी शाखा, अरब शाखा और आंतरिक अपवा प्रणाली, उन सब पे हम क्रम से चर्चा कर रहे हैं। इसमें नदियों को लेकर आज जो हमारे बीच होने वाली है 5वीं क्लास, उस पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हमारे बच चुकी थी उनके उद्गम स्थल और उनसे संबंधित जो विस्तृत चर्चा हम कर रहे हैं, उसी श्रृंखला की जो क्लास है आज वो होगी। और इसमें हम पहले से भी चंबल, बनास, बेड़च, खारी, बाकी नदियों पे चर्चा कर चुके हैं। और आज जो हम चर्चा करेंगे, बाकी जो नदियां बच गई है बंगाल की खाड़ी शाखा की, बाकी उन नदियों पे चर्चा करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कोठारी नदी, कोठारी नदी। और कोठारी नदी का जो उद्गम है वो देखिए, कोठारी नदी का उद्गम होता है दिवेर की पहाड़ियां। कहाँ से होता है? दिवेर की पहाड़ियां, जो कि होरेरा गांव में पड़ती है। होरेरा गांव हमारे राजसमंद में पड़ता है। तो कोठारी नदी का उद्गम भी कौन से जिले से होता है? राजसमंद से। कौन से जिले से होता है? राजसमंद से। और बनास का उद्गम भी एक तरीके से राजसमंद जिले से होता है। भाव चित्र देखिए, राजसमंद और राजसमंद से ये भीलवाड़ा, राजसमंद और राजसमंद से भीलवाड़ा मात्र 2 ही जिलों में बहती है। और बनास में इसका जो विलय हो जाता है वो भीलवाड़ा में नंदराय नामक स्थान पे हो जाता है। तो अपने उद्गम स्थल से निकलने के बाद, हुरेरा गांव से निकलने के बाद ये राजसमंद में बहती है, और राजसमंद से भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा में आने के बाद नंदराय नामक स्थान पे, कहां पर है? नंदराय नामक स्थान में ये नदी जो है बनास में विलय हो जाती है, बनास में मिल जाती है। कोठारी नदी के किनारे स्थित प्रमुख स्थल कौन कौन से है? तो देखिए, या कोठारी नदी के किनारे स्थित प्रमुख स्थल कौन कौन से है? तो कोठारी नदी पे बनाया गया है मेजा बांध। कौन सा बांध? मेजा बांध। ये इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि मेजा बांध कौन सी नदी पे बना गया है। तो मेजा बांध कोठारी नदी पे। कौन सी नदी पे बनाया गया है? कोठारी नदी पे, ये ध्यान में रखिए। इसके अलावा बागोर की सभ्यता, बागोर की सभ्यता जो भीलवाड़ा में है, वो भी कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई, कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई। तो नोट अब क्या ध्यान में रखेंगे? मेजा बांध है, इसे ही ग्रीन माउंट के उपनाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्रों, आप ध्यान में रखेंगे कि कौन से बांध को ग्रीन माउंट के नाम से भी जाना जाता है, तो मेजा बांध है। इसके अलावा इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो इसकी जो सहायक नदियां हैं उसमें बाहमनी, जो प्रमुख सहायक नदी जो बाहमनी है वो चौपन गांव भीलवाड़ा में, चौपन गांव भीलवाड़ा में कोठारी नदी में मिल जाती है। प्रमुख सहायक नदी है बाहमनी, और ये नदी भीलवाड़ा जो जिला है, चौपन गांव, वहां पर ये एक तरीके से कोठारी नदी में मिल जाती है। और स्वयं कोठारी नदी है वो हमारे भीलवाड़ा में बनास नदी में समा जाती है। आगे देखिए बाणगंगा। चंबल और बनास के बाद अगर अपन मित्रों चर्चा करें, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में कोई विशेष चर्चा करने योग्य बड़ी नदियां नहीं हैं। तो इनसे लेकर एक तरीके से उद्गम स्थल, इनके भाव क्षेत्र, या इन पर बने हुए कोई जो बांध है या इन पर चलाई जाने वाली परियोजनाएं हैं, उनसे ही संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। या मान लीजिए नदियों के जो उद्गम स्थल है उनको लेकर प्रश्न बनते हैं, और उसी तरह की चर्चा हम इन छोटी छोटी कक्षाओं में कर रहे हैं। अब देखिए बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी, और बाणगंगा नदी का उद्गम है वो होता है बेराट, और इन्हीं को कहा जाता है अरनासर। बैराट की पहाड़ियां कह दो या अरनासर की पहाड़ियां, ये जयपुर में है। तो बैराट जो बाणगंगा नदी है उसका उद्गम होता है जयपुर से और बैराट की पहाड़ियों से। भाव क्षेत्र देखिए बाणगंगा का, जयपुर, जयपुर से ये दौसा, और दौसा से भरतपुर। तो जयपुर, दौसा और भरतपुर 3 जिलों में बहती है बाणगंगा। यमुना में विलय, यमुना में एक तरीके से भरतपुर से निकलने के बाद फतेहाबाद आगरा में, फतेहाबाद आगरा में ये नदी यूपी उत्तर प्रदेश में एक तरीके से यमुना नदी में मिल जाती है। और इससे पहले देखिए हम लोगों ने पढ़ा था चंबल के बारे में। चंबल जो नदी है वो एक तरीके से इटावा नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर? इटावा नामक स्थान पर यमुना में मिल जाती है।
इसके बावजूद दूसरी जो सीधी नदी है एक तरीके से यमुना तक सीधा अपना जल ले जाने वाली नदी वो बाणगंगा है। तो बाणगंगा नदी का उद्गम बैराट की पहाड़ियों से होता है। जयपुर, दौसा और भरतपुर में बहने के बाद, भरतपुर से निकलने के बाद जो ये फतेहाबाद, आगरा में पहुंचती है और अपना जल यमुना में छोड़ देती है, यानी यमुना में इसका विलय हो जाता है। ये देखिए, बाणगंगा चंबल के पश्चात, इससे पहले चंबल जब हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि चंबल नदी इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। और अब जो बाणगंगा हम पढ़ रहे हैं, जयपुर, दौसा और भरतपुर में बहने के बाद जो ये फतेहाबाद, आगरा में प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, तो अपना जल यमुना में छोड़ती है। तो बाणगंगा चंबल के पश्चात राज्य की दूसरी नदी है, राज्य की दूसरी नदी है जो यमुना में सीधा जल लेकर आती है, यानी यमुना तक अपना सीधा जल पहुंचाने वाली दूसरी जो नदी है वो बाणगंगा है। इससे पहले चंबल इटावा में और बाणगंगा है वो फतेहाबाद, आगरा में यमुना नदी में अपना जल उड़ेलती है। इसके उपनाम देखिए क्या क्या है। अर्जुन की गंगा, बाणगंगा नदी को ही कहा जाता है अर्जुन की गंगा। इसे कहा जाता है ताला नदी, और इसको कहा जाता है रुंडित नदी। अब रुंडित नदी क्यों कहा जाता है मित्रों इसको? भरतपुर में एक तरीके से जो ये नदी प्रवेश करती है तो भरतपुर में आने के बाद ये एक तरीके से खंडित अवस्था में बहना शुरू हो जाती है। खंडित अवस्था में बहने का मतलब है, मतलब एक तरीके से इसका जो भाव क्षेत्र है वो इस तरीके से हो जाता है और ये टुकड़ों में बढ़ जाती है। इस वजह से इसको रुंडित नदी कहा जाता है और इसीलिए उपनाम में रुंडित नदी का भी साथ में हम पढ़ते हैं। अर्जुन की गंगा, ताला नदी और रुंडित नदी। सहायक नदियां कौन कौन सी है बाणगंगा की? तो गुमटी नाला, सूरी नदी, सावन नदी और पालासन नदी, ये प्रमुख सहायक नदियां हैं बाणगंगा की। गुमटी वाला, सूरी नदी, सावन नदी, पालासन नदी। बाणगंगा पर स्थित बांध कौन सा है? तो अजान बांध, और अजान बांध हमारे कहां पर बनाया गया है? भरतपुर में। तो आप ये भी फैक्ट ध्यान में रखेंगे, बाणगंगा और बाणगंगा पर बनाया गया है अजान बांध। कौन सा बांध? अजान बांध। और अजान बांध कहां पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है हमारे भरतपुर में। तो ये भी ध्यान में रखिए कि अजान बांध कहां पर है? तो अजान बांध भरतपुर में है। कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो बाणगंगा नदी पर बनाया गया है। आगे देखिए मित्रों, पार्वती नदी। अब कौन सी नदी? पार्वती नदी। पार्वती नदी का उद्गम होता है, वो होता है सीहोर क्षेत्र। सीहोर क्षेत्र एक तरीके से जो विंध्याचल पर्वत है उसका भाग है मध्य प्रदेश से, यानी पार्वती नदी का जो उद्गम होता है वो एमपी से होता है। कहां से होता है? एमपी से। और एमपी में भी सीहोर क्षेत्र से, और सीहोर क्षेत्र है वो विंध्याचल पर्वत का भाग है। राजस्थान में प्रवेश कहां पर करेगी? अब इसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, लेकिन जो ये राजस्थान में प्रवेश करती है तो राजस्थान में ये करियाहट नामक स्थान, जो कि छबड़ा तहसील बारां में है, बारां जिले में एक तरीके से ये प्रवेश करती है, छबड़ा तहसील में करियाहट नामक स्थान पर। और बारां में बहने के बाद बारां से कोटा, कोटा से सवाई माधोपुर, यानी इसका भाव क्षेत्र 3 जिलों में है। बारां से कोटा और कोटा से सवाई माधोपुर में बहती है। और सवाई माधोपुर में इसका चंबल में विलय हो जाता है पालिया नामक स्थान पर। कौन से स्थान पर? पालिया नामक स्थान पर सवाई माधोपुर में इसका विलय चंबल के साथ हो जाता है। तो हमें यह भी ध्यान में रखना है मित्रों कि पार्वती नदी है वो चंबल नदी में किस स्थान पर मिल जाती है या विलय हो जाती है? तो पालिया नामक स्थान पर। कौन से स्थान पर? पालिया। जिला पूछे तो सवाई माधोपुर, स्थान पूछे तो पालिया, और इसका भाव क्षेत्र है बारां, कोटा और सवाई माधोपुर। और राजस्थान में प्रवेश कहां पर करती है? तो करियाहट, छबड़ा, बारां में। बारां से कोटा और सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर में पालिया नामक स्थान में ये किसमें मिल जाती है? चंबल नदी में। यह नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य 2 बार सीमा बनाती है। यह नदी मध्य प्रदेश से निकलने के बाद बारां में प्रवेश करती है, और बारां से ये कोटा और सवाई माधोपुर, एक तरीके से मध्य प्रदेश के साथ हमारे राजस्थान से जो सीमावर्ती जिले हैं उन जिलों के और मध्य प्रदेश की सीमा के किनारे किनारे बहती है। और ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच 2 बार प्राकृतिक सीमा बनाती है। कितनी बार? 2 बार। इससे पहले जब हम लोगों ने चंबल पढ़ा था तो चंबल भी एक तरीके से
राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है। और जब मैंने आपको चंबल बताया, क्या उससे संबंधित फैक्ट आप देखना चाहते हैं तो इससे पहले की जो यूट्यूब पे क्लास है चंबल नदी को लेकर, मैंने आपको बताया था कि 241 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक सीमा का निर्धारण राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच अगर कोई करने वाली नदी है तो वो है चंबल नदी। और उसके बावजूद यह नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच 2 बार सीमा बनाती है। कोटा और बारां के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो ये पार्वती नदी। इसके अलावा किशनगंज बारां पार्वती नदी के किनारे स्थित है। तो पार्वती नदी के किनारे किशनगंज नामक जो स्थान है वो बारां में, वो इसी नदी के किनारे स्थित है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है मित्रों? लहासी, बरनी, बैतली, अंधेरी, रेतड़ी, अहेरी, डूबराज, कुल और बिलास। तो 4-5 इसकी प्रमुख सहायक नदियों के नाम भी ध्यान में रखने हैं, जिसमें लहासी, बरनी, बैतली, अंधेरी, रेतड़ी, अहेरी, डूबराज, कुल और बिलास, ये प्रमुख सहायक नदियां हैं पार्वती की। इसे आगे देखिए मित्रों, गंभीर नदी। कौन सी नदी? गंभीर नदी। अब हम गंभीर नदी पे चर्चा करेंगे। उद्गम कहां से होता है? नादौती तहसील। गंभीर नदी का उद्गम होता है नादौती तहसील की पहाड़ियों से। और ये नादौती तहसील की जो पहाड़ियां हैं वो हमारे करौली में है। तो गंभीर नदी का जो उद्गम होता है वो करौली जिले से होता है। कहां से होता है? करौली जिले से। और करौली जिले में भी अगर स्थान पूछे तो नादौती तहसील की पहाड़ियां वहां से होता है। प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है इसकी? भद्रावती, भेसावट, माची, बरखेड़ा, अट्टा। तो भद्रावती, भेसावट, माची, बरखेड़ा, अट्टा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। पांचना बांध एक तरीके से राजस्थान में मिट्टी निर्मित बांध है, एकमात्र मिट्टी निर्मित बांध। राज्य का एकमात्र मिट्टी निर्मित जो बांध है वो कौन सा है? पांचना बांध है। और पांचना बांध करौली में। कहां पर? करौली में गुड़ला गांव करौली गंभीर नदी के किनारे स्थित है। जो पांचना बांध बनाया गया है करौली में वो गंभीर नदी के किनारे पे है। तो जिला पूछे तो करौली, स्थान पूछे तो गुड़ला गांव, और गुड़ला गांव में गंभीर नदी के किनारे एक तरीके से पांचना बांध। और ये मैंने आपको पहले बता दिया, पांचना बांध राज्य का एकमात्र मिट्टी निर्मित बांध है। राज्य का एकमात्र मिट्टी निर्मित अगर बांध पूछे तो पांचना बांध है। अब देखिए काली सिंध नदी का उद्गम बांगली गांव। बांगली, कई बार बागली भी नाम मिलता है, तो ध्यान में रखिए। बागली या बांगली कंफ्यूज नहीं होना है। बागली या बागली गांव की पहाड़ी, देवास, मध्य प्रदेश। इससे पहले देखिए चंबल, जिसका उद्गम भी कहां से होता है? मध्य प्रदेश से। पार्वती, उसका उद्गम भी कहां से होता है? मध्य प्रदेश से। और काली सिंध का भी जो उद्गम होता है वो हमारे मध्य प्रदेश से होता है। और मध्य प्रदेश में देवास तहसील, देवास जिले से मध्य प्रदेश, बांगली गांव की पहाड़ी। राजस्थान में प्रवेश कहां पर करती है? रायपुर। और ये रायपुर नामक स्थान है हमारे झालावाड़ में। कहां पर है? झालावाड़ में रायपुर नामक स्थान पर राजस्थान में प्रवेश करती है आपके काली सिंध नदी। अब चंबल में विलय कहां पर करेगी? तो नोनेरा गांव। झालावाड़ से ये नदी कोटा तक पहुंचती है, नोनेरा गांव। और नोनेरा गांव में काली सिंध नदी है वो चंबल में मिल जाती है। तो काली सिंध नदी का चंबल में विलय कहां पर होगा मित्रों? नोनेरा गांव में। नोनेरा गांव है वो कोटा में है। और नोनेरा गांव प्रसिद्ध भी है। नोनेरा गांव प्राचीन कालीन जो कपिल मुनि की तपस्या स्थली माना जाता है। नोनेरा गांव प्राचीन काल में कपिल मुनि ने यहाँ पर बैठकर तपस्या की थी, इसीलिए भी नोनेरा गांव प्रसिद्ध है। और नोनेरा गांव में ही काली सिंध नदी का चंबल में विलय होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। कोटा से झालावाड़ के मध्य सीमा का निर्धारण करेगी, क्योंकि झालावाड़ में प्रवेश करने के बाद जो ये कोटा में प्रवेश करती है तो इन दोनों जिलों के बीच जो प्राकृतिक सीमा है उसका निर्धारण कोटा और झालावाड़ के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण काली सिंध नदी के द्वारा किया जाता है। अब देखिए आहू नदी का उद्गम सुसनेर मध्य प्रदेश से। इससे पहले चंबल, पार्वती और काली सिंध हम पढ़ चुके हैं, मध्य प्रदेश से उद्गम होता है।
आहू नदी का भी उद्गम सुसनेर मध्य प्रदेश से। राजस्थान में कहां पर प्रवेश करेगी? नंदपुर। कहां पर प्रवेश करेगी? नंदपुर, झालावाड़ में। और गागरोन के पास ये नदी काली सिंध में मिल जाती है। और आहू और काली सिंध, आहू और काली सिंध नदियों के किनारे पर ही क्या बना हुआ है? गागरोन दुर्ग राज्य का एकमात्र, हम कह सकते हैं ये जल दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? जल दुर्ग। तो राजस्थान में प्रवेश तो करती है नंदपुर, झालावाड़ में, और ये नदी आगे चलकर गागरोन नामक स्थान पर, गागरोन में कहां पर मिल जाती है? काली सिंध में विलय हो जाता है इस नदी का। आगे देखिए, आहू नदी के किनारे एक तो है आपके दर्रा अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? दर्रा अभ्यारण्य। और एक है मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य। तो दोनों ही अभ्यारण्य है वो आहू नदी के किनारे स्थित है, दर्रा अभ्यारण्य और मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य। आहू और काली सिंध का संगम है वो सामेला कहलाता है। क्या कहलाता है? सामेला। आहू और काली सिंध, आहू और काली सिंध नदियों का जो मिलन स्थल है, जो संगम स्थल है, वो सामेला कहलाता है। क्या कहलाता है? सामेला। ये ध्यान में रखिए, कई बार पूछ लेते हैं आहू और काली सिंध, आहू और काली सिंध नदियों का जो संगम स्थल है वो किस नाम से जाना जाता है? तो सामेला नाम से। किस नाम से जाना जाता है? सामेला। आगे देखिए, परवन नदी, परवन नदी ही। अब एक तरीके से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली छोटी छोटी नदियां बच्ची है मित्रों, जो कि एक तरीके से चंबल और उसकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं उनके साथ मिलकर अपना जल यमुना में उड़ेलती है। और परवन का उद्गम होता है मालवा पठार, मध्य प्रदेश। पांचवी नदी हम पढ़ रहे हैं जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से हो रहा है, मालवा के पठार से, मध्य प्रदेश से। राजस्थान में प्रवेश कहां पर करेगी? खारीबोर गांव जो कि झालावाड़ में है, झालावाड़ में प्रवेश करती है। इससे पहले की भी दो नदियां हैं वो झालावाड़ में एक तरीके से प्रवेश करती है मध्य प्रदेश से आने के बाद। तो राजस्थान में प्रवेश खारीबोर गांव, परवन नदी का भाव क्षेत्र झालावाड़ से कोटा, कोटा से बारां। तो झालावाड़, कोटा और बारां 3 जिलों में बहने के बाद ये नदी पलायता में बारां जिले में एक तरीके से काली सिंध में इसका विलय हो जाता है। तो परवन नदी कौन से स्थान पर काली सिंध में मिल जाती है? तो राजगढ़, और राजगढ़ एक तरीके से पलायता तहसील बारां जिले में पड़ता है। तो परवन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। सबसे पहले ये झालावाड़ में प्रवेश करती है और झालावाड़ से कोटा और कोटा से बारां जिले में बहने के बाद काली सिंध नदी में राजगढ़ पलायता नामक स्थान पर इसका विलय हो जाता है काली सिंध में। इसकी प्रमुख सहायक नदियां देखिए मित्रों, निमाज, धार और छापी। निमाज, धार, छापी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और परवन नदी है वो एक तरीके से अजनार और घोड़ा पछाड़, अजनार और घोड़ा पछाड़ नदियों की संयुक्त धारा है। यानी अजनार और घोड़ा पछाड़ जब मिलती है तो बाद में इस नदी को परवन के नाम से जाना जाता है। यानी इन दो संयुक्त धाराओं से परवन नदी का विकास होता है। तो परवन नदी अजनार और घोड़ा पछाड़ नदियों की संयुक्त धारा है। इसके किनारे स्थल कौन कौन से बसे हुए हैं? तो शेरगढ़ दुर्ग जो कि बारां में है, और शेरगढ़ अभ्यारण्य ये भी बारां में है। तो शेरगढ़ दुर्ग और शेरगढ़ अभ्यारण्य है वो बारां में परवन नदी के किनारे विकसित है। इसके अलावा मनोहर थाना दुर्ग है वो परवन और काली खोह नदियों के संगम पर स्थित है। मनोहर थाना दुर्ग परवन और काली खोह नदियों के संगम पर स्थित है। तो इस छोटी सी क्लास के दौरान मित्रों हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली चंबल और उसके साथ साथ बनास और उसकी प्रमुख सहायक नदियों की यूट्यूब की जो अपन नदियों की श्रृंखला क्लास चला रहे हैं उसमें इस छोटी सी क्लास के दौरान हम लोगों ने इस चीज़ को और समझने की कोशिश की, जिसमें चंबल, बनास और उसकी प्रमुख सहायक नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं उस श्रृंखला में कुछ नदियां बच गई थी। तो हम लोगों ने इस क्लास में समेटने की कोशिश की। इसके साथ साथ आप उत्साह अकेडमी विदासर
का यूट्यूब चैनल, उसको लाइक कीजिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि यूट्यूब पर और नदियों से संबंधित या जीके की क्लासेस जो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ध्यान रखिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाने के बाद में ही उत्साह एकेडमी की जितने भी यूट्यूब पे क्लासें आने वाली है उनका नोटिफिकेशन आप तक मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।